पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे होलिस्टिक हेल्थ यानी कि समग्र स्वास्थ्य या पूर्ण स्वास्थ्य और उसके साथ ही स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, समग्र स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के आयाम, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किन बातों पर निर्भर करता है, इसके अंतर्गत वातावरण, आनुवंशिकता, आचार और व्यवहार में सामंजस्य, भोजन की आदतें, परिश्रम और आराम में संतुलन, स्वच्छता संबंधित आदतें, नियमित दिनचर्या का पालन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्वास्थ्य की परिभाषा, जिसमें से सबसे अच्छी जो परिभाषाएं दो हैं उनको हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आचार्य सुश्रुत ने जैसे कहा है कि जिसके तीनों दोष वात पित्त कफ अग्नि सातों धातुएं तथा मल सम अवस्था में हो, उसके साथ ही मन, इंद्रिय और बुद्धि प्रसन्न हो, वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आता है। और इसी परिभाषा की लगभग समान ही जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिकता की सामंजस्यपूर्ण स्थिति है, ना सिर्फ रोग और अपंगता का अभाव। तो समग्र स्वास्थ्य के अंतर्गत हम जिसको वात पित्त कफ, सप्त धातु, अग्नि और मल की सम अवस्था के साथ साथ आत्मा, इंद्रिय और मन की संतुलित अवस्था को स्वास्थ्य कहेंगे, जिसे कि हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार से देख सकते हैं। स्वास्थ्य के सभी पहलुओं में सामंजस्य और संतुलन बनाना, जिसे कि हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि रूपों में जान सकते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम जो होलिस्टिक हेल्थ है उसमें इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक या जो मन से संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य को मानेंगे, फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य, इमोशनल हमारा मन का भावुक, जो हमारी भावुकता की स्थिति है उसको हम किस प्रकार से लेते हैं, उसमें भी बैलेंस, हम बहुत जल्दी भावुक तो नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा भावुक तो नहीं होते हैं या भावुक होते ही नहीं हैं, इनको भी हम स्वास्थ्य की स्थितियों में मानते हैं। साथ ही स्पिरिचुअल अर्थात हमारा आध्यात्मिकता का स्तर, आध्यात्मिकता इधर सिर्फ धर्म से न जोड़कर मन की स्थिति से जोड़ते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। हमारा मन कितना सबल है, कितना प्रसन्न रहता है, कितना शांत रहता है। तो जिसके अंतर्गत अभी हम शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक गतिविधियां जैसे कि ताकत, लचीलापन, धीरज,
निडरता और साथ ही भूख प्यास, नींद का सही समय पर आना, शरीर के सभी अंग सामान्य अवस्था में हों, शरीर की सभी क्रियाएं उचित मात्रा में हों, भूख प्यास लगना जैसे कि हमारे जो मोशन की इच्छा हो वो भी उचित अवस्था में हो, और साथ ही शारीरिक ताप, नाड़ियों का स्पंदन, शरीर का भार, श्रम सहनशीलता आदि जो हैं वो हमारी आयु, लिंग और आकार के मानकों में बिल्कुल सही हैं, तब तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अन्यथा अस्वस्थता की श्रेणी में हमें गिना जाता है। और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें जो ये स्वास्थ्य है, इस शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ नियम हैं जिनका हम पालन करें, जिन पर हर दिन ध्यान दें, तो हम ज़्यादा अच्छे से उसको बनाए रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। जैसे मन और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार का उचित मात्रा में सेवन। यही नहीं कि पौष्टिक आहार है तो बहुत अधिक खा लिया तो वह संतुलित आहार की अवस्था में नहीं आएगा। और साथ ही अगर उसको हम योग के तरीके से देखें, क्योंकि जैसे योग मानता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो मन को सही रखने के लिए हमें सात्विक आहार का भोजन में उपयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात है, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। नियमित योग अभ्यास, व्यायाम, साथ ही चंक्रमण का उपयोग करें। नियमित और पर्याप्त नींद लें। यह भी नहीं, पर्याप्त का अर्थ इधर पर्याप्त मात्रा में तो लेना है, लेकिन अति ना करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। नशीले पदार्थों के सेवन से बचना, मादक पदार्थों के सेवन से बचना, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। तो मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य ऐसे अधिगमित व्यवहार से है जो सामाजिक रूप से अनुकूल तो है, साथ ही व्यक्ति को अपनी जिंदगी के साथ पर्याप्त रूप में सामना करने की अनुमति देता है। अगर इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की उस स्थिति की व्याख्या है जिसमें वह समाज व स्वयं के जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उनसे निपटने के लिए आवश्यक अनुरूप स्वयं को ढालने हेतु व्यवहारों को सीखता है, उसे हम मानसिक स्वास्थ्य कह सकते हैं। परिभाषाओं को देखा जाए तो कार्ल मैनिंगर ने जो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा दी है उसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम प्रसन्नता तथा प्रभावशीलता के साथ संसार एवं प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के प्रति किया जाने वाला व्यवहार या समायोजन सामंजस्य है। हार्विज और स्कीड ने मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए बताया है कि इसमें कई आयाम जुड़े हुए हैं। आत्मसम्मान, अपनी अंतः शक्तियों का अनुभव, सार्थक एवं उत्तम संबंध बनाए रखने की क्षमता को मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता के साथ मानसिक स्वास्थ्य कह सकते हैं। इसी को पीवी ल्यूकन के शब्दों में अगर हम जाने तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो स्वयं सुखी है, अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहता है, अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है और साथ ही इन आधारभूत कर्तव्यों के बाद भी
जिसमें इतनी शक्ति बच जाती है कि वह समाज के लिए हित में कुछ कर सके। इस तरह सकारात्मक सोच, शारीरिक सक्रियता, पर्याप्त नींद, मन का प्रसन्न और शांत होना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हम मानते हैं। इसको बनाए रखने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर होता जाएगा, अच्छा होगा। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। जो हमारा लक्ष्य है उस पर हमको जितना हमारी पहुंच है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और जितनी भी दूसरी शक्तियां, धन बल आदि की शक्तियां हैं, उसके अनुसार ही लक्ष्य को निर्धारित करें। बहुत ज़्यादा ऊंचा लक्ष्य ना लें जहां तक हम पहुंच ही ना सकें, उसको थोड़ा सा नीचा कर लें। तो वह लक्ष्य निर्धारित करें जिस तक हमारी पहुंच है। हर अवसर को खुले दिमाग से देखें। हर एक समस्या के समय सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें। हर काम में देखें कि यह कुछ अच्छा ही होने वाला है। अपने आप को स्वीकार करें, हमारी पोजीशन क्या है, हम कितना कर सकते हैं, हमारी शारीरिक क्षमताएं क्या हैं, उनको स्वीकार करके रखें। अपने काम, आराम और व्यायाम में तालमेल मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही योगाभ्यास जैसे कि ध्यान आदि को करने से मन सबल होता है। नियमित दिनचर्या के रूप में सैर आदि व्यायाम के साथ करें तो मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करें तो भावनात्मक स्वास्थ्य हमारी भावनाओं जैसे अच्छा लगना, बुरा लगना, प्यार, नफरत, क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना आदि पर निर्भर करता है। और इन सब एहसासों पर, भावनाओं पर नियंत्रण कर पाना, इनमें संतुलन बना के रखना, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। WHO ने मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए बताया है कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास की बेहतरीन स्थिति ही मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य है। भावनात्मक स्वास्थ्य को पाने के लिए कुछ बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे, जिसमें संतोष की भावना बनाए रखें, जो हमारे योग के अंतर्गत आता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जिसमें कि सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी माया संतोष को बताया गया है। संतोषम परम सुखम। तो उसको बनाने की अपनी शारीरिक, मानसिक शक्तियों के अनुसार जो हमने प्राप्त किया है उसमें संतोष रखना। तनाव प्रबंधन करने के कुछ उपाय करना, जैसे कि दिमाग को आराम देना, योग, ध्यान, व्यायाम शरीर व मन दोनों को बेहतर बनाते हैं। नियमित पर्याप्त नींद लेना, अपने दैनिक कार्यों से निकलकर किसी स्वस्थ वातावरण में कुछ समय बिताना। साथ ही जो आपका पसंदीदा काम है कुछ समय उसके लिए करना, चाहे वह खेल हो, चाहे कुछ सृजनात्मक कार्य हो, उसके लिए कुछ समय जरूर देना। स्वास्थ्य व संतुलित आहार का अनुसरण करना। आपको जिन बातों से परेशानियां होती हैं उन बातों पर विशेष ध्यान रखें। जिन परिस्थितियों में भावनात्मक परेशानी होती हैं उनका भी ध्यान रखें और उनसे बचने की कोशिश करें। अस्वस्थ व नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। इनका ध्यान अगर रखेंगे तो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। जैसे कि
दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वह समाज में नहीं रहता है तो वह या तो पशु है या देवता। तो समाज में अगर संतोषजनक रिश्तों का निर्माण, वह भी लंबे काल तक, व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार सामाजिक कार्यों में मन लगाना, उनको करना, दूसरे व्यक्तियों से आपसी रिश्तों व्यवहार में पर्याप्त सामाजिक स्वास्थ्य की श्रेणी में आते हैं। इन सभी में पर्याप्त संतुलन ही अच्छा सामाजिक स्वास्थ्य जो हमारा है वह कहा जा सकता है। और इसको बनाए रखने के लिए भी कुछ उपायों पर ध्यान देना, जैसे कि मित्रता करें, संतोषप्रद और लंबे समय तक बनी रहे, परिवार व सामाजिक संबंधों में मधुरता रखें, अपनी क्षमता के अनुसार समाज कल्याण के कार्य, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना और सामाजिक मापदंडों को स्वीकार करना अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के कुछ लक्षण हैं। अब बात करते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य की। तो जब आप मन अर्थात अहम की भावना से मुक्त हों, इसे दूसरे शब्दों में देहात्म भाव भी कहा जाता है, इससे मुक्त होना, मैं यह देह हूँ, मन हूँ, शरीर हूँ, इन भावनाओं से मुक्ति करके आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पाया जा सकता है। मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा स्वरूप है, उसी का अंश है। उन शक्तियों को भावना, हमारा अच्छा स्वास्थ्य आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हुए बिना जीवन अधूरा सा प्रतीत होता है और उद्देश्य की तलाश में हम असफल रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारी निजी मान्यताओं, मूल्यों को दर्शाता है। अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के कोई निर्धारित तरीका तो नहीं है, परंतु कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें तो हम एक अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। जैसे कि ज्ञान प्राप्ति तथा स्वयं को आत्मा के रूप में जानने का अनुभव करना, बार बार यह स्मरण करना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। स्वयं को जानने का अनुभव करना, अपनी आत्मा सदैव शांत व पवित्र रखना, अपने शरीर सहित इस भौतिक जगत की किसी वस्तु से मोह ना रखना, आत्मा में निरंतर बौद्धिक संप्रेषण, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर शुद्ध कर्म की ओर प्रेरित करने की भावना रखना, आत्मा स्वयं को तथा दूसरों को अनश्वर दुर्गुण रहित मानती है, इसे ही सांसारिक बाधा त्रस्त नहीं कर पाती। इनका अगर हम ध्यान रखें तो आत्मिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य किन बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि वह हमेशा स्वस्थ रहे, कभी वह बीमार ना हो। और इसी चाह के साथ ही हमारा जो भारतीय दर्शनों में बताया गया है कि सुख प्रवृत्ति और दुख निवृत्ति, परंतु अगर शरीर अस्वस्थ हो जाए तो बहुत दुख होता है।
और इसे ही दुखों का कारण। और इससे बचने के लिए भारतीय दर्शनों में अविद्या को दुखों का मूल कारण बताया है। अविद्या अर्थात होता है अज्ञान। तो वह तो आत्मीय सुख प्राप्त करने के लिए है, लेकिन रोगों से दूर रखने के लिए किस प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है, उन बातों की चर्चा हम करेंगे। तो यह छोटा सा ज्ञान है, वह थोड़ा आगे की ज्ञान की बात है कि अविद्या अज्ञान को दूर करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि वह परम पुरुषार्थ की बात है, मोक्ष को प्राप्त करना, तब अविद्या को, अज्ञान को दूर करके समस्त दुखों से दूर होना। यहाँ पर रोगों को दूर करने के लिए हमारा स्वास्थ्य किन बातों पर निर्भर करता है, उनका ज्ञान होना, इन आवश्यक बातों को जानकर उन्हें अच्छे से पालन करने पर व्यक्ति हमेशा आरोग्य बना रह सकता है, आरोग्यता को बनाए रख सकता है, स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो इनमें से पहली है वातावरण। वातावरण मनुष्य के जीवन पर तथा उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों में बाहरी वातावरण का मुख्य स्थान होता है। बाहरी वातावरण या पर्यावरण के इस प्रभाव के प्रति हम प्रायः सजग नहीं होते, क्योंकि उनका हमें अलग से कोई एहसास ही नहीं होता। जैसे कि दिन रात, सर्दी गर्मी, मौसम जैसे वर्षा काल आदि, इनकी नियमितता से हम इतने आदी हो जाते हैं कि उनके संबंध में विशेष प्रकार से अलग से कुछ सोचने का मौका हमें मिलता ही नहीं, या हम इसको चाहते ही नहीं कि हम इस पर विचार करें। जिस बाह्य वातावरण में हमारा जीवन चलता है वह प्रायः स्वास्थ्य के अनुकूल होता है, इसलिए हमारा ध्यान उसी की ओर विशेष प्रकार से नहीं जाता। परंतु इस पृथ्वी पर सभी स्थान पर इस प्रकार स्वास्थ्य के लिए जीवन अनुकूल नहीं होता। जैसे कि ध्रुवों के आसपास बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी के अभाव के कारण लोगों को रहना मुश्किल होता है और ऐसे स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। ऊंचे पहाड़ों में वहाँ के वातावरण में प्राणवायु की मात्रा कम होने से मनुष्यों का रहना असंभव सा होता है। इसी प्रकार बहुत ज़्यादा नीचे दलदली जो क्षेत्र हैं वहाँ भी मनुष्य बहुत आसानी से नहीं रह पाते हैं। बाह्य वातावरण में प्राणवायु तथा जल की पर्याप्त मात्रा होना, जीवन के लिए विषैली प्राणवायु का होना, ताप की मात्रा अनुकूल मर्यादा में होना, भोजन की सामग्री उपलब्ध ना होना आदि बातें हमारे स्वास्थ्य या हमारे रहने के लिए अनुकूल होती हैं, और इसी के आधार पर भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता रहता है। पर्यावरण के स्वास्थ्य तथा जीवन पर जो स्पष्ट प्रभाव हमारे सामने दिखाई देता है, आजकल उसको देखते हुए आजकल हमने अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रखा है, जिसमें कुछ की चर्चा इस प्रकार से हम करेंगे कि पर्यावरण जो प्रदूषित हो गया है, जैसे कि वायु प्रदूषण। अभी हमने देखा होगा कि वायु प्रदूषित हो जाने से विभिन्न प्रकार के श्वास संबंधी रोग होने लगते हैं, तनाव, चिड़चिड़ापन
जो कि श्वास संबंधी रोग नहीं है फिर भी हमारे, क्योंकि वहाँ स्वच्छ साफ वायु हमारे शरीर में अंदर नहीं जा रही है। इससे शरीर के साथ साथ मन और भी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, मन सुखी नहीं है। तो शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक रोग भी वहाँ पर देखे जाते हैं, जहाँ की वायु साफ नहीं होती है, विषैली होती है। साथ ही जो हम वातावरण में उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं वह भी प्रदूषित हैं, आहार भी प्रदूषित हो गया है। रासायनों का उपयोग कृषि में होने से, हमारे भोजन के भंडारण में होने से, भोजन बनाते समय रसायनों का प्रयोग होने से भी आहार प्रदूषित हो गया है, और जिसका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। प्रदूषण के साथ साथ सामाजिक प्रदूषण, नैतिक मूल्यों का ह्रास होना आदि जो प्रदूषण है उससे हमारा मन बहुत ज़्यादा असंतुलित, बीमार, दूषित हो जाता है, और उसका भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव दिखाई देता है। इन पर अगर हम ध्यान देंगे, इनको हम सही रखेंगे, हालांकि जो प्रदूषण संबंधी समस्या है वो व्यक्ति विशेष की ना होकर पूरे समाज, राष्ट्र और विश्व की समस्या है। इस पर जब सभी ध्यान देते हैं तब हम इसको बनाए रख सकते हैं या मेंटेन रख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आनुवांशिकता, पर्यावरण के साथ ही जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाली बात है वह है आनुवांशिकता। हमारे जीन में क्या है, हम किस माता पिता की संतान हैं, उनके शरीर में क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या रोग होते हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी, पैतृपक्ष और मातृपक्ष में जो रोग होते हैं, उनके जीन में जो होते हैं, वह भी हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उनके मानसिक शारीरिक गुण हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, और कुछ तो ऐसे ही देखे जाते हैं जैसे त्वचा और बालों का रंग, गंजापन, आँखों का रंग, शरीर की लंबाई, शरीर की बनावट, साथ ही कुछ रोग, दमा, मधुमेह, हृदय संबंधी रोग आदि ये आनुवांशिक माने जाते हैं, जो माँ बाप से संतान में आते हैं, और उनकी संतान की जो बुद्धि होती है वह भी ज़्यादातर इस पर निर्भर करती है। बुद्धिमान माता पिता की संतान भी बुद्धिमान होती है, अगर कोई दूसरा कारण ना हो। आनुवांशिकता तथा बाह्य वातावरण, इन दोनों का एक दूसरे पर बहुत ही गहरा संबंध होता है। मनुष्य का स्वास्थ्य, पर्यावरण, आनुवांशिकता के एक दूसरे पर होने वाले प्रभाव का ही परिणाम है। इन दोनों की यदि अनुकूलता को बनाए रखें तो वह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। पर्यावरण व आनुवांशिकता की अनुकूलता से मनुष्य अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकता है, और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अपने कर्मों के गलत व्यवहार से मनुष्य स्वास्थ्य को खो सकता है। इन व्यवहारों के प्रति सतर्क रहना आवश्यक होता है, क्योंकि पर्यावरण तथा आनुवांशिकता के अलावा ये भी स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। ये बातें हैं आचार व्यवहार में तालमेल, भोजन की आदतें, काम आराम में संतुलन, स्वच्छता, व्यायाम के सभी स्वास्थ्य रक्षा के आवश्यक पहलू हैं, और इनकी ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। जैसे आचार व्यवहार में तालमेल की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत की एक कहावत याद आती है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी काम की अति ना करें, चाहे वह
व्यायाम की हो, खाने की हो, खेल की हो, हर एक चीज में संतुलन बना के रखें। और उसका अनुभव हमें अपने दैनिक जीवन में समय हमेशा ही याद रखना है। जो बातें जीवन के लिए आवश्यक होती हैं उनमें भी यदि मनुष्य अति करता है तो इससे स्वास्थ्य नष्ट होने लगता है। इसलिए संयम और तालमेल, सामंजस्य स्वास्थ्य की वह कुंजी है जो स्वास्थ्य क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ आदतें ऐसी हैं जो मद्यपान, धूम्रपान आदि, इनको यदि नहीं छोड़ सकते हैं, कोशिश तो ये करना चाहिए कि इनसे दूर रखें, लेकिन फिर भी यदि कुछ बहुत ही इनके आदी हो चुके हैं, इनके दास बन चुके हैं, तो उनको संयम करके इनसे तालमेल बैठाने की कोशिश करना चाहिए, स्वयं से व्यवहार करना चाहिए। यह कहना तो सहज है, परंतु प्रत्यक्ष में ऐसा आचरण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। मनुष्य में जो पार्श्विक वृत्तियां होती हैं उनमें संयम का अभाव होता है और शायद इन्हीं वृत्तियों के कारण मनुष्य अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। इनसे बचने के लिए योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद आदि को महत्व दिया जाए तो स्वास्थ्य की रक्षा का कार्य सरल हो सकता है। भोजन की आदतों की बात करें तो भोजन से संबंधित गलतियों के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस बात का एहसास बहुत बार आप कर भी चुके होंगे। और जीवन एक बार जो है हमारी रासायनिक प्रक्रिया है, इस रासायनिक प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो ऊर्जा रूपी जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है वह हमें भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन के प्रमुख जो घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल आदि, इनमें से जो प्रमुख 3 हैं, शाक तत्व, मांस तत्व, स्नेह तत्व जिनको हम कहते हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। इनसे हमारे शरीर को कैलोरी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम कैलोरी के रूप में जानते हैं। तो ये इसकी मात्रा संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। औसत व्यक्ति में जीवन की क्रिया के प्रति घंटा लगभग 70 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 24 घंटे में हमें 1700 के लगभग कैलोरी के लगभग ऊर्जा जीवन को बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा हम जो प्रतिदिन कार्य करते रहते हैं, क्रियाकलाप करते रहते हैं, अनेक प्रकार की हलचल, उठना बैठना, इधर उधर चलना, उनमें जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम कार्य के आधार पर सामान्य बैठे बैठे काम करने के लिए प्रति घंटे 50 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मध्यम काम करने के लिए 100 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही भारी काम, भारी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, जैसे तैरना, दौड़ना, चढ़ाई चढ़ना, खोदना, काटना, इनमें 200 से 300 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इससे भी अधिक आवश्यकता जो माताएं या बढ़ते बच्चे होते हैं उनको होती है। इसलिए बैठे बैठे टेबल वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, करने के लिए लगभग 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जो चलने फिरने का या किशोर अवस्था के लोग हैं, माताएं हैं, उनको 3000 किलो कैलोरी, और जो भारी मेहनत करते हैं उनको इससे भी थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता शरीर को बनाए रखने, चलाने के लिए होती है। भोजन की मात्रा व्यक्ति कितना भारी हल्का काम करता है उस पर भी निर्भर होती है, और भोजन से यदि आवश्यकता से अधिक या कम कैलोरी, ऊर्जा, विटामिन्स आदि लें तो वह आहार असंतुलित आहार कहा जाता है, और यह असंतुलित आहार या तो शरीर को कमज़ोर करता है या मोटा करता है और शरीर में बीमारियां पैदा करने लगता है, जैसे कि मोटापा, मधुमेह, पेट से संबंधित बीमारियां, कब्ज आदि। आहार में संयम और सामंजस्य रखने से या उपवास के द्वारा हम इन रोगों से या इनके दूर रख सकते हैं या इनसे संबंधित बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो हमारी कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने का समय है और आराम है, इनके बीच में संतुलन रखना भी परम आवश्यक होता है। अपना जीवन चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई या कोई कार्य तो करना ही पड़ता है। दिन भर के काम के बाद थकान मिटाने के लिए जो विश्राम की आवश्यकता होती है वह व्यक्ति रात में करता है। कुछ लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वह दिन में सोते हैं या विश्राम करते हैं। तो आराम और विश्राम में जो सामंजस्य है वह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज ज़्यादा से ज़्यादा भाग दौड़ वाला जीवन जी रहा है और विश्राम को भूल जाता है, और इससे कुछ असंतोषजनक परिस्थितियां पैदा होने लगती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप तनावजन्य रोगों का प्रादुर्भाव होता है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो शरीर की मांसपेशियां, नाड़ियां, रक्तवाहिनियां, ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनमें हम मस्तिष्क का उपयोग करते हैं या मानसिक कार्य करते हैं, जिससे हमारे दिमाग की मांसपेशियों पर थकान आती है। कुछ कामों में शारीरिक और कुछ में मानसिक, दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक काम में शरीर और मन दोनों का हिस्सा पर्याप्त होना आवश्यक होता है। इसलिए शरीर और मन दोनों ही थकते हैं और इनकी आवश्यक स्थिति कायम रखना, इनके आराम और काम में पर्याप्त सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक होता है। और जब हम शारीरिक या मानसिक काम करते हैं तो कुछ कोशिकाओं, मांसपेशियों आदि में बदलाव आता है। उसकी क्षतिपूर्ति को दूर करने के लिए, उसको यथावत बनाए रखने के लिए हमें फिर आराम की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम करने से कुछ अंग तो जैसे काम करते हैं और कुछ अंग आराम करते हैं, तो जो अंग हिस्सा नहीं लेते हैं वह शिथिल रहते हैं। और जब कोई काम सीखना प्रारंभ करते हैं तब शुरू में आवश्यक अंगों के साथ साथ जो अंग विश्राम करते हैं उनको भी हम कड़ा कर देते हैं, मजबूत कर लेते हैं, खींचते दबाते हैं, तो इससे भी हमारे दूसरे अंग प्रभावित होते हैं। और जब हम वही काम अच्छे से सीख जाते हैं तब ऐसा नहीं होता है, केवल जो अंग वहाँ उपयोगी हैं वही काम करते हैं। इसलिए काम में कुछ अंगों को आराम की अवस्था में
रखना यह कुशलता का लक्षण होता है। प्रत्येक कार्य में यदि हम इस कुशलता को प्रयोग कर सकें तो शक्ति का आवश्यक व्यय अनावश्यक जो व्यय है उसको हम रोक सकते हैं। और इसी प्रकार मानसिक कार्यों में भी हमारी बहुत सी मानसिक अनावश्यक रीति से खर्च होने वाली शक्ति ऊर्जा बच सकती है। और ऐसे ही अनावश्यक विचार, आवश्यकता से अधिक तीव्र भावनाएं तथा अपने संबंध में अधिक लगाव के कारण हमारी बहुत सी मानसिक शक्ति व्यर्थ ही बर्बाद हो जाती है। इस व्यय को हम कम करना चाहते हैं और इसके लिए आवश्यक जो है उसी समय हमें उतना कार्य करना चाहिए। कई बार कुछ काम करते हुए पूरा शरीर बहुत कड़क हो जाता है और अनावश्यक उत्तेजना आती है जिससे कि हमारी शारीरिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होती है और इसको हमें टालना सीखना चाहिए। इस प्रकार शारीरिक मानसिक शक्ति का संग्रह करने से काम में कुशलता आती है, शारीरिक कुशलता आती है। आराम करते समय काम के बारे में अधिक सोचना, उससे आराम से मिलने वाले लाभ कम हो जाते हैं। आराम के समय अपनी रोज़मर्रा की समस्याएं भूल जाने की आदत डालना चाहिए और इस प्रकार काम में आराम को उपयुक्त स्थान देकर दोनों में तालमेल स्थापित करते हुए अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना। स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध है। भोजन, पीने का पानी, कपड़े तथा दैनिक जीवन में जिससे भी हमारा संपर्क होता है, ऐसी अनेक वस्तुएं, इन सब के बारे में स्वच्छता का होना बहुत ही आवश्यक है। शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ मानसिक स्वच्छता का भी ध्यान रखना जरूरी है और स्वच्छता को अपने स्वभाव का अंग बनाने की कोशिश करना। स्वच्छता का पालन घर के सभी लोगों को करने पर घर साफ होगा। ऐसे ही समाज के अगर सभी लोग अपनाएंगे तो हमारा आसपास का जो वातावरण है वह साफ होगा और इसी तरह अगर सभी ने अपनाया तो पूरा देश और पूरा विश्व इन आदतों को अपनाने पर सभी जगह सफाई दिखेगी। क्योंकि बहुत सारे जो रोग हैं अस्वच्छ आदतों को अपनाने से, गंदगी से हमारे शरीर में फैल जाते हैं और इनसे दूर रखना सिर्फ खुद पर नहीं, पूरे समाज का जब वातावरण स्वच्छ होगा तभी हम इनसे दूर रह सकते हैं। नियमित दिनचर्या का पालन स्वास्थ्य के लिए ये भी एक आवश्यक है कि जो दिनचर्या है उसका पालन नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे कि हमारी कुछ आदतें सही होती हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सही होता है। जैसे कि चयापचय सही होना, जो हमारी मेटाबॉलिज्म की क्रिया है, अगर हम नियमित आदतों का पालन करें, दिनचर्या में नियमित रहें तो हमारा चयापचय सही होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। भूख सही समय पर लगेगी। अगर हम यथा समय हर दिन एक ही समय, कभी कभार की चल सकती है, लेकिन एक ही समय भोजन करें तो उस समय हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो पाचन की शक्ति है, वह अच्छे से पाचन होता है और शक्ति बढ़ती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर समय पर भूख लगी उस समय खा लिया तो ठीक है, वरना कुछ समय में फिर भूख नहीं लगती है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम जो भोजन करें वो यथा समय करें। नींद
सही समय पर इसीलिए कहा जाता है कि सूरज की भांति उठना और जागना चाहिए। सूरज अपने समय पर सो जाता है, अपने समय पर जागता है। कब्ज आदि जो क्रियाएं होती हैं, कब्ज आदि जो रोग होते हैं वह नहीं होते हैं अगर आप यथा समय एक ही समय उठ के मोशन के लिए जाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो ऐसी रोगों से बच सकते हैं। तनाव जैसी मानसिक समस्याओं से भी दूर रहा जा सकता है यदि हम नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि अन्य नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य आदि सब का समन्वित समग्र अवस्था को ही हम लोग संपूर्ण स्वास्थ्य कह सकते हैं। और इसे प्राप्त करने के लिए या बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या, स्वस्थ वातावरण, स्वच्छता की आदतें, प्रदूषण से दूर रहना, अच्छे वातावरण में रहना, योगाभ्यास करना, आदि को जीवन में शामिल करके, सम्मिलित करके स्वच्छ जीवन जी सकते हैं। फिर भी यदि कोई रोग या बीमारी किसी दूसरे कारण से होती है तो यथाशीघ्र उसके पर्याप्त उपचार की व्यवस्था करके शरीर को निरोगी करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि जीवेत शरदः शतम् को सार्थक किया जा सके। आज की हमारी जो चर्चा है वो यहीं विराम देते हैं उसको और शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।